प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। सरकार अभी वक्फ बिल को लेके सरकार और जनता में काफ़ी गहमागहमी है कि जाहिर सी बात है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वार्थों को आगे रखते हैं। सरकार का भी अपना एक मंशा होता है, वो जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करती है। उसको लग रहा है कि एक बड़ा जो तबका है, जो गरीब मुसलमान है, सच्चे अर्थ में कहा जाए सामाजिक पर्सपेक्टिव में, तो जो पसमानदा मुसलमान है उनको कोई हिस्सेदारी नहीं रही है। आपको क्या लगता है कि ये बिल के इंट्रोड्यूस होने के बाद इसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो कैसे इसको बेहतर तरीके से ट्रांसपेरेंसी बना कर पाएगी? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल है और जो आपने कहा कि सरकार और जनता के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो अशराफ वर्ग से हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो वो बस नकारखाने में तूती की आवाज़ की तरह रह गई है। अभी जंतर मंतर पे इन लोगों ने प्रयास भी किया था, लेकिन वो पूरी तरह से टोटली फ्लॉप हो चुका है। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये पहला एक ऐसा बिल है जो अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी या फिर मुसलमानों से संबंधित है, जिसमें पहली बार सरकार जो है मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को सामने रखते हुए ओबीसी मुसलमान जो है उनको, जिनको हम पसमानदा मुसलमान कहते हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो मुस्लिम धर्मावलंबी है वो भी आते हैं, उनको जगह देने की बात की गई। हम लोगों ने जब पार्लियामेंट में अपना प्रेजेंटेशन दिया था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, तो हमने कहा था कि सिर्फ ओबीसी नहीं, आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो मुसलमान हैं उनको भी उसमें जगह दीजिए। तो एक अच्छी बात है कि उसमें ओबीसी मुसलमानों को जगह दी जा रही है, महिलाओं को जगह दी जा रही है। उसका जो स्ट्रक्चर पहले से ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हो रहा है, पहले से ज़्यादा सेकुलराइज हो रहा है, हिंदू समाज के लोगों को भी मेंबर बनाने की बात हो रही है। तो मैनेजमेंट में पारदर्शिता आएगी और जो करप्शन है या जो अनियमितताएँ हैं उसको लेके भी उसमें काफ़ी कुछ ऐसा है, अगर स्ट्रक्चर ठीक है तो उसमें कमी आएगी, ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद है। आप इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण से इस पर बात कर रहे हो। जाहिर सी बात है कि किसी भी सरकार के निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए, और खास करके जब बहुसंख्यक आबादी के पक्ष में हो तो जाहिर सी बात है कि जो चंद लोग हैं, जो लोग उस पर कुंडली जमाए हुए थे, उन लोगों को दिक्कत तो होगी ही, इससे तकलीफ होगी। इसमें पसमानदा के पक्ष में वक्फ बिल क्या, जो भूमिहीन जो पसमानदा हैं या जो दलित तबके या आदिवासी तबके की जो नोमैडिक बेसिकली कम्युनिटी है मुस्लिम की, उसको किस तरीके से ये फायदा पहुंचा सकता है? या फिर देखिए, वक्फ बोर्ड जो है वो उन सारे संपत्तियों का मैनेजमेंट करती है जो दान दी गई है। तो उस वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति, उसका फ़ायदा, उसका उद्देश्य ही वक्फ का यही है कि जो गरीब है, कमज़ोर है, पीड़ित है, उपेक्षित है, विधवाएं हैं या जो अनाथ बच्चे हैं। देखिए, वक्फ का जो उद्देश्य है वह यही है कि समाज के अंदर जो कमज़ोर लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, जो विधवाएं हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको उन संपत्तियों की जो भी रेवेन्यू है उससे उनकी मदद की जाए। लेकिन अब तक का जो वक्फ बोर्ड का जो एक वो रहा है, उस तरह से बहुत लाभान्वित वो जो उसके हितधारक है वो नहीं हो पा रहे हैं। अब ये आशा की जाती है कि अभी जब उसका स्ट्रक्चर सही होगा, वो ज़्यादा लोकतांत्रिक और ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष होगा, तो ये माना जा सकता है कि न सिर्फ मुस्लिम समाज के अंदर जो उपेक्षित या निर्धन लोग हैं या कमज़ोर लोग, उनको फ़ायदा होगा, बल्कि अन्य समाज के अंदर, जो भारत के अंदर जो अन्य धर्मों या अन्य समाज के लोग हैं, उनके अंदर जो उपेक्षित है उसको भी उसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे कोई मेडिकल कॉलेज बनता है, स्कूल बनता है, या फिर कोई और भी जो कल्याणकार की चीज़ें होती हैं, तो उस क्षेत्र में रहने वाले सारे लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। जिस तरह से ईसाई समुदाय का जो अपना वक्फ का सिस्टम है, जो स्कूल कॉलेज बनाते हैं, वो हॉस्पिटल बनाते हैं, उससे सारे समाज का फ़ायदा होता है, उस तरह से इसकी भी समाज में फ़ायदा होगा। और देखिए, अभी रिसेंटली पंजाब सरकार ने वहाँ जो वक्फ बोर्ड है उसका एक चेयरमैन एक पसमानदा को बनाया है,
और उन्होंने सबसे पहले यही बात कही कि वक्फ के जो फ़ायदा सिर्फ मुसलमानों तक ही क्यों रहेगा, ये सिखों को और सिखों को और जो वो हिंदू समाज तक ही क्यों नहीं पहुंचना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी पहल है। और देखिए यही एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस भी अशराफ वर्ग इसको विरोध कर रहा है, और वो इसको सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध तक नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारे अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। देखिए वो नहीं चाहता पसमानदा चेयरमैन बना, तो इस तरह की बातें आई, क्योंकि पसमानदा देश है जो इस देश की भूमि से निकला हुआ है, तो वो सिर्फ अपनी चिंता तो करेगा नहीं, सबकी चिंता करेगा। हमारे पास इसके प्रमाण है, APJ कलाम रहे हैं, मीर अब्दुल हमीद रहे हैं, ये पसमानदा समाज के लोग रहे हैं। तो उसमें एक मोर उसको कहते हैं ना, उसको समावेशिता उसके बढ़ेगी और सबको उसका फ़ायदा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संपत्ति है वक्फ की, जो बहुत ज़्यादा अनियमितताओं और जो है भ्रष्टाचार का शिकार है, उसका फ़ायदा जो है गरीब लोगों तक, कमज़ोर लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। देखिए मैं एक बात बताऊं, जैसे गांव में कुछ लोगों ने मस्जिद बना लिया है या कब्रिस्तान बना लिया है और वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब वो गांव में है तो उस गांव के लोग या उस इलाके के लोग उसका मैनेजमेंट करते हैं, जो भी उसका खर्चा है आपस में चंदा करके कर लेते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड का एक जो चरित्र रहा है, वो वक्फ में तो आती नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड जब चाहे उस पर कब्जा कर सकती है कि ये वक्फ बाय यूज़र का नाम लाया कि इस्तेमाल हो रहा था, हम इसलिए इसको यूज़ करेंगे। तो उसमें होता था कि जब वो गांव खेड़े में या इस तरह के ऐसी जगह पे रहती थी जहां इकोनॉमिक या उस तरह से कमर्शियल बहुत वो नहीं होता था, और जैसी आबादी बढ़ती थी और वो बाज़ार हो जाता था, तो वक्फ बोर्ड जाके वहाँ कब्जा कर लेता था और वहाँ दुकानें मकानें और दुकानें बना के और इस तरह उसको जो भी कमर्शलाइज़ करके अब उससे पैसा कमाना शुरू करता था। तो वक्फ बाय यूज़र एक बहुत उस तरह से ठीक नहीं थी। देखिए गांव में अगर कोई मस्जिद है या कहीं भी कोई है, गांव समाज चला रहा है, तो उसमें वक्फ बोर्ड को दखल देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास वक्फ बाय यूज़र करके ये एक विशेषाधिकार था, जिससे वो उस पर अगर कोई एप्लीकेशन डाल दे तो वो जाके वो अपने वक्फ को ले लेता था। दूसरी एक और बड़ी चीज़ होती है कि वक्फ बाय यूज़र के नाम पे कभी कहीं किसी ने कोई नमाज़ पढ़ी है या कोई जगह कभी कुछ इस्तेमाल हुई तो उसको भी वो क्लेम कर ले जाते, तो उसमें एक थोड़ी सी अनियमितता होती थी, इसलिए वक्फ बाय यूज़र को इस जो अमेंडमेंट में है उसको हटा दिया गया। तो मैं नहीं समझता कि इससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ने वाला है या कोई बहुत इस तरह की चीज़ें होंगी। तो मुझे लगता है कि ये ठीक भी, कि ये जो डर दिखाया जा रहा है कि नहीं अगर वक्फ बाय यूज़र हट गया तो सरकार उन जगहों को कब्जा कर लेगी, लेकिन जो प्रैक्टिस में जहाँ नमाज़ पढ़ी जा रही है या जहाँ मदरसा है या जहाँ यतीम खाना है, जहाँ अनाथालय है, तो जो यूज़ इस्तेमाल हो रहा है और उसके कागज़ वगैरह नहीं है, तो अब वो नया रजिस्ट्रेशन करके वो उसको दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो रनिंग में है उसको वक्फ बाय यूज़र ओमिट हो गया है तो वो जो है उस पर जो है सरकार कब्जा कर लेगी। ये सब मिथ्या बातें हैं, झूठी बातें। दूसरी चीज़ आइए कलेक्टर पे। देखिए हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक देश है ना, तो इसमें डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी ये सब मिल के बना होता है। कलेक्टर के पास बहुत से पावर भी होते हैं, उसको ज़िले का मैनेजमेंट करना करता है। अगर वो वक्फ का भी मैनेजमेंट करता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा है कि कलेक्टर के बहाने कोई डिस्प्यूट होता है तो सरकार कब्जा कर रही है, क्योंकि जब सरकारी पार्टी है और कलेक्टर ही देख रहा है, तो कलेक्टर तो एक ब्यूरोक्रेसी का एक पद है। कलेक्टर आज है कल नहीं होगा, दूसरी जगह चला जाएगा। लेकिन ये जो वक्फ पे अशराफ लोगों का कब्जा है, ये इनके बाप दादा के ज़माने से बाप मरता है तो बेटा, बेटा मरता है तो पोता, ये तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो उसमें इनके अशराफ के कब्जे में कोई चीज़ रहे, उससे ज़्यादा है कि डीएम के कब्जे में कोई चीज़ रहे। जो हितधारक हैं, जो कमज़ोर हैं, उपेक्षित हैं, निर्धन हैं, उनके लिए डेमोक्रेटिक व्यवस्था ज़्यादा सही है, डीएम ज़्यादा सही बनिस्बत किसी अशराफ, राजा, नवाब, जमींदार के, जो वक्फ बोर्ड में सरकार की ताकत से बैठ के सारी चीज़ों को मैनेजमेंट। अब वो मरता तो है नहीं, वो मरेगा तो उसका लड़का आ जाएगा, उसके लड़का वो आ जाएगा। डीएम तो 6 महीने से लेकर 3 साल के अंदर ट्रांसफ़र भी हो सकता है, एक बात। दूसरी बात कि अगर डीएम कहीं पार्टी बनता है तो फिर वो किसी दूसरे डीएम को दिया जा सकता है। जैसे अक्सर गवर्नमेंट में होता है कि गवर्नमेंट का कोई अधिकारी गवर्नमेंट पे ही जब मुकदमा करता है और वो किसी की पोस्ट पे है, तो वो उस मुकदमे को नहीं देखेगा, किसी दूसरे पैरेलल अधिकारी को दे दिया जाता है उसको देखने के लिए। तो आमतौर से सरकारी कार्यालयों में इस तरह की चीज़ें व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए मैं किसी इंस्टीट्यूट का इंचार्ज हूँ और मैंने मुकदमा कर रखा है अपने इंस्टीट्यूट पे, तब तो मैं ही पार्टी बन गया। तो फिर ऐसी सूरत में किसी दूसरे उसी विभाग के किसी दूसरे अधिकारी को वो दे दिया जाता है। तो वो सिस्टम यहाँ भी किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी में होती है तो बनिस्बत अशराफ के पास वो चीज़ रहने की वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, कमज़ोर लोगों के, उपेक्षित लोगों के, विधवाओं के, अनाथों के। वरना अब तक देखें कि वक्फ बोर्ड के नाम पे या वक्फ के नाम पे जो भी लूट खसोट है वो अशराफ वर्ग ही कर लेता है सरकार की ताकत से,
और ये आजकल ये भी कह भी रहे हैं कि पसमानदा को ये लोग कह रहे हैं, कमज़ोर लोगों को ये कह रहे हैं, उपेक्षित लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई तुमने वक्फ नहीं किया तो वक्फ बोर्ड में क्यों हो। भाई वक्फ बोर्ड में इसलिए हम जाना चाहते हैं कि हम हितधारक हैं, वहाँ सुनिश्चित करें कि लूट खसोट नहीं, भाई जिसको जो मिलना चाहिए मिलना चाहिए। जैसे महिलाएं होंगी तब वो देखेंगे भाई तो तलाकशुदा महिलाओं को उसका फ़ायदा मिल पा रहा है कि नहीं, विधवा महिलाओं को उसका फ़ायदा मिल पा रहा है कि नहीं। हिंदू होंगे तो वो देखेंगे भाई जो हिंदुओं ने जो कब्रस्तान दान दिया है, जो ज़मीनें मस्जिद मदरसा के दान दिए, उसका मैनेजमेंट ठीक से होता है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने तो बहुत नेक नियति के साथ दिया। जैसे मेरा जो कब्रस्तान है, पुश्तैनी कब्रस्तान है, जिसमें मेरी छोटी बहन दफन है, मेरे पिताजी दफन है, उस ज़मीन की 80% ज़मीनें तो वहाँ हिंदुओं की दी हुई है, हिंदुओं विशेष रूप से सवर्ण हिंदुओं की, राजपूतों की दी हुई है। और वो कब्रिस्तान हमारे यहाँ डिस्प्यूट भी हुआ, तो जो मुसलमान है उन्होंने क्लेम किया कि भाई हम ज़मीन अब वापस ले रहे हैं, हम नहीं देंगे, ये हमारे बाप दादा ने दिया था, ये कागज़ वो कागज़। लेकिन उन हिंदुओं ने जिन्होंने उसको दान में दिया था, वफ़ किया था, उसके सारे जो इस वक्त की जनरेशन है वो हमारे साथ इस लड़ाई में साथ रहते, धरना प्रदर्शन से लेके। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कहना कि सरकार लूट लेगी और वो करी, सारा सिस्टम सरकार का है। कमज़ोर लोगों के हित में डेमोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी, जो भी हमारा संवैधानिक सिस्टम है भारत के अंतर्गत, वही कमज़ोर लोगों के हक में। देखिए वो सिस्टम होने के बाद भी कमज़ोर लोगों के साथ, उपेक्षित लोगों के साथ, पीड़ित लोगों के साथ बहुत जगह उस तरह से न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी इस सिस्टम से हमें उम्मीद है, और ये अब तक का सबसे अच्छा सिस्टम है। राजतंत्र था, चाहे वो सामंतवाद था, चाहे अशराफ की शासनकाल था, इसीलिए हम लोग लगातार इस बात को उठाते हैं कि पसमानदा समाज और संविधान के बीच से अशराफ को हटा दिया जाए। हम डायरेक्ट संविधान से गवर्न होना चाहते हैं, हम अशराफ से गवर्न नहीं होना चाहते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गवर्न नहीं होना चाहते, हम दारुल उलूम देवबंद नदवा से गवर्न नहीं होना चाहते, हम जमात इस्लामी से और तबलीगी जमात से गवर्न नहीं होना चाहते, हम डायरेक्ट संविधान से गवर्न होना चाहते। इसीलिए तो हम मांग करें क्योंकि डेमोक्रेसी में हमारे हित है, और जो भी पसमानदा की या कमज़ोर मुसलमानों की स्थिति अच्छी हुई है, भारत में डेमोक्रेसी लगने के बाद, एक संवैधानिक प्रक्रिया लगने के बाद, हम पढ़ रहे, आज मैं सूट पहन के आपसे बात कर रहा हूँ तो इसीलिए संभव है कि यहाँ संविधान है। अगर यहाँ शरिया होती तो ये संभव कभी नहीं होता। आप देख लीजिए जहाँ जहाँ शरिया है, या अगर आप बाहर मत जाइए, इंडिया में देख लीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हमारी कोई जगह नहीं है। चाहे जितने बड़े बैरिस्टर हो जाए, चाहे जितने बड़े बिजनेसमैन हो जाए, चाहे जितने बड़े आलिम हो जाए, उलमा की एक लंबी खासी तादाद है हमारे पास पसमानदा समाज में, लेकिन वक्फ बोर्ड में किसी को जगह नहीं मिला है, जमात इस्लामी में, तबलीगी जमात में किसी को जगह नहीं मिला। ये सेवक के रूप में काम ले लेते हैं। तो हमारे हित में डेमोक्रेसी है, तो हम हर हाल में संवैधानिक व्यवस्था के साथ रहेंगे। संवैधानिक व्यवस्था में छोटी यूनिट होती है जो डिस्ट्रिक्ट को मैनेजमेंट करता है, वो कलेक्टर की होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है। तो अगर वो वक्फ की भी चीज़ को रख रखाव करता है तो हम समझते हैं कि वो ज़्यादा बढ़िया होगा, ज़्यादा ईमानदारी से काम होगा बनिस्बत अशराफ के। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें, बल्कि मीडिया भी कह रही है और अधिकांश एक परसेप्शन बना हुआ है कि जितने मुस्लिम संगठन हैं वो इसका विरोध कर रहा है और केवल पसमानदा मुस्लिम महाज इसका सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक विरोधाभास जो क्रिएट करके रखा गया है, उसको कैसे आप स्पष्ट करना चाहिए? देखिए ऐसा नहीं है। पसमानदा संगठन में बहुत से संगठन हैं, बहुत से बुद्धिजीवी हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ खुलेआम पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ प्रश्नों के साथ सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई इसमें ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो ऐसा कहना झूठ बात है पूरी तरह से। दूसरा, कुछ पसमानदा संगठन और पसमानदा कार्यकर्ता अशराफ के प्रभाव में आके अशराफ की भाषा बोल रहे हैं। तो एक तो शुरू से हम लोग के साथ रहा है कि कोई बात होती है तो अशराफ मज़हब का वो ले आता है, इस्लाम खतरे में, तो उसमें हमारे कुछ पसमानदा कार्यकर्ता भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, पसमानदा संगठन भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। रही बात अशराफ के जितने संगठन हैं, चाहे वो मजहबी संगठन हो, चाहे एनजीओ टाइप के, सब विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अशराफ को अपना पाकिस्तान बचाना है। वो वक्फ की ज़मीनों को जो पार्टीशन के टाइम पे वक्फ के नाम पे बचा ले गया, जमींदारी उन्मूलन हुआ उस वक्त उस ज़मीनों को बचा ले गया, इसीलिए वो किसी और को उसमें घुसने नहीं देना चाहता है। इसलिए जब ओबीसी मुसलमानों की बात हो रही है, पसमानदा मुसलमानों की बात भागीदारी की हो रही है, तो वो उसका विरोध कर रहा है, महिलाओं का विरोध कर रहा है, हिंदुओं का विरोध कर रहा है। कलेक्टर के पास इख्तियार आ जाएगी उसकी, क्योंकि अब ये अकेले लूट तो पाएंगे नहीं। तो इसलिए जितने तरह के अशराफ हो, चाहे वो सेकुलर अशराफ हो, चाहे कम्युनिस्ट अशराफ हो, चाहे मुल्ला मौलाना अशराफ हो, चाहे फिल्मों में नाचने गाने वाले, सब वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं। वो अपना पाकिस्तान बचा रहे हैं। मैं बताऊं, इस देश के अंदर भूदान आंदोलन हुआ था, विनोबा भावे ने किया था। हिंदू सवर्णों ने खूब अपने ज़मीन दान की, लेकिन कोई मुझे 10 ऐसा अशराफ बताइए जिसने ज़मीन दान किया हो। और ये बहुत बड़के दानवीर बनते हैं, कह रहे हैं कि वक्फ हमने किया तो वक्फ बोर्ड में तुम क्यों हो, पसमानदा क्यों आएगा। भैया ये डेमोक्रेटिक देश है,
यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सारे समाज की भागीदारी होगी। और वक्फ बोर्ड इनके खाला फुप्पू का घर नहीं है कि जो चाहेंगे वो करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड सरकार का उपक्रम है और सरकार उसको अपने हिसाब से चलाएगी। और सरकार लोकतांत्रिक तौर से चुनी जाती है, डेमोक्रेटिक सरकार है, सेकुलर सरकार है। तो ये चाहा जाता है कि सरकार के जितने उपक्रम है, सरकार के जितने निगम है, सरकार के जितने बोर्ड हैं, सरकार की कैबिनेट से लेकर सरकार की हर चीज़ डेमोक्रेटाइज भी होनी चाहिए, सेकुलराइज भी होनी चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड को अमेंडमेंट करके सेकुलराइज डेमोक्रेटाइज करने के प्रयास किया जाना है तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, इसका किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। ये झूठ बोल के कि इस्लाम खतरे में है, ये सारे आर्गूमेंट वही दे रहे हैं जो पाकिस्तान बनवाने के टाइम पे कह रहे थे कि पाकिस्तान बनाना इसलिए ज़रूरी है कि नहीं, अगर पाकिस्तान नहीं बना तो हिंदुओं के देश में हम अपने मुर्दे दफन नहीं कर पाएंगे, हिंदुओं के देश में हम टोपी नहीं पहन पाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमारी मस्जिदें लूट जाएंगे, हमारे मदरसे लूट जाएंगे। वही सब आर्गूमेंट ये आज दे रहे हैं। और इससे इसी बात से पता चलता है कि उस वक्त अपना पाकिस्तान बनवा रहे थे, इस वक्त जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, जमात उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, ये छोटे छोटे जो पाकिस्तान बनाए हैं उसमें ये अपना पाकिस्तान बचा रहे हैं। इसीलिए सारे आर्गूमेंट वही ला रहे हैं। अभी कोई एक मौलाना कह भी रहा था और राज्यसभा का मेंबर भी रहा है कि ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल की लड़ाई नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई। बिल्कुल वो सही कह रहा था, वो अपना पाकिस्तान बचा रहा है, अपना अस्तित्व बचा रहा है। लेकिन जहाँ तक पसमानदा मुसलमानों की बात है, जो कुल मुस्लिम आबादी का 90% है, उसके लिए बिल हक में है। ये बोर्ड का जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें उसको भी भागीदारी मिल रही है, डेमोक्रेटाइज किया जा रहा है, सेकुलराइज किया जा रहा है। तो जब भी कोई चीज़ डेमोक्रेटाइज होगी, सेकुलराइज होगी, वो दबे कुचले समाज के हित में होगी, चाहे वो मुस्लिम समाज का दबा कुचला तबका हो जिसको हम देश पसमानदा कहते हैं, या हिंदू समाज का, किसी समाज का हो। सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी में ही हमारा हित है, इस्लाम शरिया में हमारा हित नहीं है। इसमें एक चीज़ और आ रही है बात, लोग कह रहे हैं कि इसको जब ऑनलाइन कर दिया जाएगा तो ये कैसे मैनेज होगा, ये तो फिर बड़ा गड़बड़ होने लगेगा। अरे भाई, टेक्नोलॉजी का आप इनकार कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी कोई सी चीज़, आप सारा हम लोग पेशेंट देखते हैं तो उसको HIMS करते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन उसमें डालते हैं, कितने पेशेंट देखे क्या, आप तो सारा चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, ऑनलाइन होना तो बहुत अच्छी चीज़ है। रिकॉर्ड होना, डेटा क्रिएट करना है, पता है कहाँ वक्फ की ज़मीन है, कितना है, क्या है, सारा अगर ऑनलाइन है तो ये तो बहुत अच्छी, इससे पारदर्शिता बढ़ती है। वरना आपने रजिस्टर लिख के अशराफ ने अपने बगली में दबा लिया है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हम जाएंगे सैयद साहब के यहाँ 10 दिन लाइन लगाएंगे, जी हुजूरी करेंगे, तब वो बताएंगे कि इतनी ज़मीन यहाँ है, वहाँ है। अगर कोई चीज़, इसका पोर्टल बनता है, पोर्टल पे अपडेट होती है चीज़ें, तो इससे पारदर्शिता आएगी, करप्शन अनियमितताएं दूर होंगी। इसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इनकार करना, देखिए ये शुरू से रेग्रेसिव सोच है। पहले मैक आया था तो मैक में ये लोग अजान नहीं देते थे कि शैतान की आवाज़ हो जाती है। अब पूरा धरना प्रदर्शन मायके में चल रहा है ना। फतवा दिया था कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देना है, फिर जब दबाव बहुत पड़ा तो फतवा दिया गया कि ठीक है, उनको पढ़ने की छूट दे दी जाए, लिखने की छूट न दिया जाए। क्या है भाई कि लव लेटर लिख देंगी। तो ये रेग्रेसिव सोच अशराफ उलमा का रहा है, लेकिन देश उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। पसमानदा समाज में भी जागृति आ चुकी है। अब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मैं पसमानदा डेमोक्रेसी के मंच से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके पसमानदा मुसलमानों के भी पक्ष जानने का प्रयास किया। और पसमानदा मुसलमान के बहुत संगठनों ने बिल का समर्थन किया, बहुत ने विरोध भी किया है, लेकिन कम से कम सरकार ने हमारा पक्ष तो जाना, हम अपना पक्ष कहने की स्थिति में तो आए। तो आज स्थिति साफ हो रही है। अब वो सब ज़माना चला गया कि आप जो है मुगलों की और हुकूमत चलाते थे। देखिए, देश आज़ाद होने के बाद भी देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन अशराफ की हुकूमत पसमानदा से आज तक नहीं गई है। और आज इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के धरना प्रदर्शन में आप देख लीजिए, इस्लाम खतरे में, वो सारे आर्गूमेंट पाकिस्तान वाले ला के फिर गुमराह कर रहे हैं। इवन बड़े बड़े पसमानदा एक्टिविस्ट भी गुमराह हो चुके हैं। कुछ लोग विपक्ष की राजनीति करने के चक्कर में समाज के हित को पीछे कर दे रहे हैं, कुछ लोग अशराफ को खुश करने में समाज को पीछे कर दे रहे हैं, कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे, उनको लग रहा है कि वाकई इस्लाम खतरे में आ गया। तो ना उनको इस्लाम का ज्ञान है, ना समाज का ज्ञान है, बस CR की तरह हुआ में ये भी हुआ कर चले जा रहे हैं। हमारा सीधा है कि हम बाबा कबीर के ज़माने से अशराफ के उत्पीड़न, जो अशराफ ने हमारा उत्पीड़न किया, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते आ रहे हैं। कबीर से लेकर फैयाज अहमद फैजी तक की ये आवाज़ है, ये आवाज़ कभी मिटेगी नहीं। और अब डेमोक्रेसी इस देश के अंदर, सरकार अब पसमानदा का पक्ष जानना चाहती है, तो इंशाअल्लाह आगे देखेंगे कि स्थिति में और सुधार होगा।